हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये जावा क्लास बनाई थी जिसमें हमने JWT के बहुत सारे मेथड डिफाइन किए थे। यहाँ पे ये एक यूटिल क्लास है, मतलब कि ये एक हेल्पर क्लास है किसी दूसरी क्लास की हेल्प करने के लिए। इनमें जो हमने मेथड बनाए हैं इनका यूज अभी हम कोड लिखेंगे जिसमें हम किसी यूजर को वैलिडेट करेंगे या कोई टोकन क्रिएट करेंगे। उन सब चीज़ों के लिए इन मेथड का यूज किया जाएगा। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज अपने रेपो में एक कस्टम मेथड बनाएंगे जो कि हमें डीबी से यूजर नेम के थ्रू पूरा डेटा देगा। मतलब उस यूजर का जितना भी पर्टिकुलर डेटा है, जितना भी हमें चाहिए, वो सब कुछ हमें डीबी से निकाल के देगा। तो चलिए चलते हैं अपने रेपो में। तो यहाँ पे आते हैं सोर्स में जावा में, चलिए यहाँ क्लिक करना है इस रेपोजिटरी में। तो रेपोजिटरी में आते हैं और यहाँ पे यूजर रेपोजिटरी दिख रही होगी आपको, इसको खोल लीजिए। अब इसमें कस्टम मेथड बनाने के लिए आपको आना है इधर एंड मेथड का नाम देंगे फाइंड बाय यूजर नेम। इसमें हमें देना पड़ेगा यूजर का नेम, तो स्ट्रिंग यूजर नेम यहाँ लगा दीजिए, सेमीकोलन। अब ये हमें रिटर्न करेगा डेटा। तो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ये देगा हमें ऑप्शनल टाइप का। तो इसका रिटर्न टाइप कर देते हैं ऑप्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल में हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा होगा। तो ये यूजर टाइप का डेटा हमारा होने वाला है, यूजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। एंड इस यूजर को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको कर देते हैं सेव। ये हो गया। अब हम बनाते हैं एक सर्विस जो इस मेथड को यूज करके डेटा को निकालेगा। तो हम आते हैं अपने सर्विस इम्पल में। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यूजर सर्विस इम्पल के अंदर ही चेंजेस कर लीजिए, या फिर हम एक अलग से क्लास बना सकते हैं जो ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेगी। और ये हमारे CRUD ऑपरेशन के लिए है। तो इसको अगर आपको नहीं छेड़ना है तो हम इसमें राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्लास, इसका यहाँ नाम दे दीजिए। तो हम देते हैं कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, इसको करिए फिनिश। अब इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एक इंटरफेस जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंटरफेस है, यूजर डिटेल सर्विस। तो उसको कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिखिए इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल सर्विस। अब इसके पास एक मेथड है, तो इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने अभी रेपो मेथड बनाया था उसको कॉल करके डेटा ले आते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रेपो का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आइए एंड यहाँ लिखिए प्राइवेट यूजर रेपो, इसका नाम देते हैं यूजर रेपो, यहाँ लगाइए सेमीकोलन। एंड आपको इधर पास करना होता है इसके ऊपर ऑटोवर्ड। तो यहाँ पे पास कर देते हैं एट ऑटोवर्ड, इसको करिए सेव। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं अपने कस्टम मेथड को यूज। तो यहाँ पे लिखिए यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। अब ये रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल टाइप का डेटा, तो इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे और एल्स थ्रो का यूज करते हैं। तो डॉट और एल्स थ्रो, इसमें आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करनी होती है। तो यहाँ पे आते हैं, इसके बाद लगाइए लैम्डा एंड न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, एंड इसमें पास कर दीजिए एक मैसेज, यूजर इज नॉट फाउंड विथ यूजर नेम। एंड यहाँ यूजर नेम को कर दीजिए पास कॉन्कैटिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे यूजर नेम यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। ये हो गया। अब ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो यूजर टाइप का डेटा रिटर्न होगा। तो इसको रख लेते हैं एक यूजर टाइप के वेरिएबल में। यहाँ पे आइए यूजर एंड इस यूजर को कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो ये यूजर इंपोर्ट हो गया हमारा। अब इसी यूजर में जो डेटा आया है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड,
उसी को कर देते हैं रिटर्न, बट ये रिटर्न कर रहा है ये यूजर डिटेल टाइप का डेटा। तो ये यूजर डिटेल क्या है, इसको कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका खुल के आ गया। तो ये आपका एक इंटरफेस है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो इस इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कोड में। अब यहाँ पे हमें इस इंटरफेस टाइप का डेटा भेजना है, तो हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, प्री बिल्ड क्लास है जो इस यूजर डिटेल को इम्प्लीमेंट करती है। तो उसी को हम यहाँ पे भेज देंगे। अब यहाँ पे आपको फुल क्वालिफाइड नेम डालना पड़ेगा उस यूजर क्लास का। तो उसके लिए यहाँ पे डालिए org.springframework.security.core.userdetails.user एंड इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे user.getName, user.getPassword, और तीसरा आर्गुमेंट देना होता है आपको लिस्ट। बट हमारे पास अभी कोई लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में क्या होता है, रोल होते हैं, जैसे आपने प्रीडिफाइंड रोल क्रिएट कर रखे हैं तो वो होते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कलेक्शन का .empty list। इसको करिए सेव। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक इशू दिखेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक करिए क्या इशू है। ये कह रहा है कि टाइप मिसमैच हो रहा है। तो ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप जब गेट पासवर्ड कर रहे हो तो ये गेट पासवर्ड की वैल्यू हैज में लेता है, बट हमने जो पासवर्ड अभी दे रखा है वो एक प्लेन टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो इसको पहले हैज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ये इशू रिजॉल्व होगी। तो ये प्लेन टेक्स्ट को हैजिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम अभी आगे देखेंगे कैसे करना है। और जैसे ही हम एक कॉन्फिग क्लास के थ्रू ये सारी चीज़ें सेट कर देंगे तो ये आपका एरर चला जाएगा। अब हम बनाएंगे एक फिल्टर। ये फिल्टर बहुत सारे काम करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी में। मतलब कि ये एक चेन होती है, बहुत सारे फिल्टर मिलके एक चेन क्रिएट करते हैं। कुछ फिल्टर कस्टम फिल्टर होते हैं, मतलब हम खुद डेवलप करते हैं, और कुछ फिल्टर प्री बिल्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी स्प्रिंग सिक्योरिटी ने दे रखे होते हैं। तो हम जो फिल्टर बना रहे हैं वो क्या काम करेगा, इसके 3 मेन काम होंगे। पहला तो ये क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उससे JWT टोकन निकालेगा, और निकालने के बाद दूसरा काम होगा इसका, उस टोकन को वेरीफाई करेगा। देन टोकन को वेरीफाई करने के बाद जो भी यूजर होगा, मतलब उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देगा। तो ये 3 काम करने के लिए हम एक फिल्टर बनाएंगे। तो हम आते हैं अपने सिक्योरिटी वाले पैकेज में। तो यहाँ पे चेक करिए, हमने सिक्योरिटी के लिए एक अलग से पैकेज बनाया हुआ था, ये है। इस पे करिए राइट क्लिक, न्यू क्लास, इसका नाम दीजिए JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, इसको करिए फिनिश। अब आप देखोगे कि ये एक नॉर्मल क्लास है, अभी ये फिल्टर क्लास नहीं है। क्लास का नेम जरूर हमने दे दिया है JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, बट स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा कि ये आपका फिल्टर है। तो इसको फिल्टर बनाने के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास कुछ क्लासेस हैं, अगर आप उनको यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हो तो ये क्लास आपकी फिल्टर क्लास हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, पहला है फिल्टर, इसके अलावा है जेनरिक फिल्टर बीन या वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। इनको अगर आप एक्सटेंड कर लेते हो तो ये आपकी क्लास एक फिल्टर क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। तो इधर लगाइए एक्सटेंड्स वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। अब इस बेस क्लास ने ऑलरेडी एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो बेस इंटरफेस है फिल्टर का, जिसका नाम है सर्वलेट फिल्टर। अब इसको बना लेते हैं हम कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कंपोनेंट। अब आपके दिमाग में होगा कि ये हमने वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर ही क्यों लगाया है, हम यहाँ पे फिल्टर का भी यूज कर सकते थे। तो इसका एक रीजन है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट आती है तो जो फिल्टर की चेन है वो हर एक चेन से गुजरती है, एक बार निकलती है, मतलब हर एक चेन से एक बार उस रिक्वेस्ट को निकलना होता है। तो हर फिल्टर कुछ ना कुछ फिल्टर कर रहा होता है उस रिक्वेस्ट से। तो ये चेन होती है पूरी फिल्टर की।
अब कभी कभी क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर फिल्टर में मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती है, मतलब बार बार आती है एक फिल्टर में और उस पर्टिकुलर फिल्टर को अपना काम करना होता है। तो हम चाह रहे हैं कि जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट आए और वो फिल्टर चेन के अंदर जैसे ही अपना काम स्टार्ट करे, मतलब एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में और दूसरे फिल्टर से तीसरे फिल्टर में, इस तरीके से जब वो रिक्वेस्ट रन कर रही हो तो हमारे इस फिल्टर में इसमें वो रिक्वेस्ट केवल एक ही बार आए। क्योंकि मैंने बताया कि इस फिल्टर में हम क्या क्या काम करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, टोकन को निकालेंगे रिक्वेस्ट से, उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ हम एक बार करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने इस वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। अब इसके पास कुछ मेथड हैं, उनको हम ओवरराइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करिए क्लिक एंड इसके पास एक मेथड है, इसको कर लेते हैं ओवरराइड एंड इसका नाम है डू फिल्टर इंटरनल। अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आइए, इस रिक्वेस्ट के पास सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल होती है। तो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करना है हमें। हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, इससे निकाल लेंगे हम हेडर को। तो यहाँ पे लिखिए डॉट गेट हेडर एंड यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपको उस हेडर का नाम देना होता है। तो हमें अभी जिस हेडर की वैल्यू चाहिए उसका नाम है ऑथराइजेशन। अब इसके थ्रू जो भी वैल्यू मिलेगी उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग हेडर यहाँ लगाइए सेमीकोलन। इसके बाद हम टोकन एंड यूजर नेम को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए लिखिए स्ट्रिंग टोकन। इसमें अभी के लिए नल सेव कर दीजिए, नल होल्ड कर रहा है अभी। इसी तरह यूजर नेम को भी यहाँ पे रख देते हैं। तो स्ट्रिंग यूजर नेम, इसमें भी अभी नल पास कर देते हैं। इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब हम एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर हेडर नल नहीं है तो यहाँ पे इफ हेडर इज नॉट नल नॉट इक्वल टू नल, एंड जो हेडर है वो बैरर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लगाइए एंड ऑपरेटर हेडर डॉट स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे लगाइए डबल इन्वर्ट कॉमा और इसमें बेरर। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो हम टोकन में वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पे आइए टोकन इक्वल टू हेडर डॉट, अब पूरा हेडर पास नहीं करना है, उसकी हमें कुछ सब स्ट्रिंग पास करनी है। तो सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में हम पास कर देंगे 7। हम यहाँ पे 7 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 7 देने का एक रीज़न है। हमारा जो पूरा स्ट्रिंग होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले उसमें लिखा होगा बेरर और उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद कुछ रैंडम स्ट्रिंग होगी। तो हमें वो रैंडम स्ट्रिंग ही चाहिए, वही है हमारा टोकन। तो हमने इससे क्या किया, बेरर को अलग कर दिया, उसके बाद जो स्पेस लगा है उसको भी अलग कर दिया। हमने सिर्फ वो स्ट्रिंग उठाई है जिसमें एक्चुअल टोकन है, तो उसी टोकन को हमने पास कर दिया इस टोकन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब हमें टोकन मिल गया। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, यूजर नेम। तो यूजर नेम बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूटिल क्लास में एक मेथड बना रखा था। यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमारा JWT यूटिल था, इसमें हमने मेथड बना रखा है जिसमें हम यूजर नेम को गेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो, गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन। तो इसी का हमें यूज करना है। तो हम आएंगे अपनी क्लास में, इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अब यहाँ पे हम JWT यूटिल जो हमने बनाई थी तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके मेथड को कॉल कर लेंगे, बट हमने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो हम पहले उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम स्प्रिंग से बोलेंगे कि आप मुझे इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट JWT यूटिल और इसका नाम दे देते हैं JWT यूटिल सेमीकोलन।
अब हमें इसमें ऑटो वाइड भी लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आइए एट ऑटो वाइड। अब हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसी JWT यूटिल का ही यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम आएंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर JWT यूटिल, एंड इसमें एक मेथड था हमारे पास गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन, एंड इसमें पास कर दिया टोकन। ये हो गया। अगर ये प्रॉपर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो हमें एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास टोकन भी आ गया है और यूजर नेम भी आ गया है। अब हम एक और चेक लगाते हैं। तो ये हमारा कैच ब्लॉक का कर्ली ब्रेसेस था एंड ये इफ ब्लॉक का था। तो इसके बाद हम एक और इफ लगाते हैं एंड यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि अगर यूजर नेम नल नहीं है तो यूजर नेम नॉट इक्वल टू नल। एंड ये भी चेक कर लेते हैं कि अभी तक यूजर ऑथेंटिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम यूज करेंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे लगाइए एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, एंड इसके पास एक मेथड होता है डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे वही यूज कर लेते हैं डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। इससे पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा एंड उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चेक करना है कि यूजर ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक और यहाँ पे मेथड होता है गेट ऑथेंटिकेशन इक्वल नल। तो इससे क्या होगा, इसको कर देते हैं मिनिमाइज, थोड़ा सा दिखे ये। अब ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या है, ये एक लॉकर होता है जिसमें करंट रिक्वेस्ट के लिए ऑथराइज्ड यूजर का इंफॉर्मेशन होता है एंड ये चेक करता है कि अभी तक कोई यूजर ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अगर ये नल है इसका मतलब कि अभी तक कोई भी यूजर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब आप पहली बार आओगे, पहली रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें ये चेक करेगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब ये चेक नहीं हुआ है कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, तो ये आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर पहले से ही ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेट हो चुका है यूजर, तो ये इफ ब्लॉक आपका नहीं चलेगा। तो इसी वजह से हमने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लगा दी हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नल मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डेटाबेस में यूजर है उसको निकालते हैं और फिर यहाँ पे चेक करेंगे। तो डेटाबेस से यूजर निकालने के लिए हमने एक सर्विस बनाई थी यूजर डिटेल सर्विस, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यूजर डिटेल्स, तो ये अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखना होगा आपको प्राइवेट यूजर डिटेल सर्विस एंड इसको रख लेते हैं यूजर डिटेल सर्विस एंड इसमें लगाना होगा आपको ऑटो वाइड। तो यहाँ पे एट ऑटो वाइड। अब हम इस यूजर डिटेल सर्विस का यूज कर पाएंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा। अब इसके पास एक मेथड है लोड यूजर बाय यूजर नेम, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डॉट लोड यूजर बाय यूजर नेम, और इसमें यूजर नेम पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस से जो भी पर्टिकुलर यूजर हमने पास किया है उसका डिटेल ले आएगा। यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब ये जो डेटा देगा उसको हम रख लेते हैं एक यूजर डिटेल नाम के वेरिएबल में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो भी रिटर्न करेगा वो यूजर डिटेल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। यूजर डिटेल, इसका नाम देते हैं यूजर डिटेल्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा टोकन आया था वो वैलिडेट था या नहीं था। तो इसके लिए भी हमने यूटिल में एक मेथड बना रखा था, मतलब JWT यूटिल में एक मेथड था, उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इफ JWT यूटिल डॉट वैलिडेट टोकन, और ये जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ से और अगर ट्रू दे देता है रिटर्न तो हमारा ये इफ ब्लॉक चल जाएगा। उसको हम सेट कर देंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में, मतलब जो अभी यहाँ पे आपको नल दिख रहा है
ये नल ना रहे, इसमें कुछ ना कुछ डेटा पहुंच जाए, इसके लिए हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या सेट करना होता है, मतलब गेट ऑथराइजेशन तो हमको वो डेटा निकाल के देता है जिससे पता चलता है कि यूजर ऑथेंटिकेट हो चुका है, ऑथेंटिकेट यूजर स्टोर है। बट अभी कोई यूजर की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर नहीं है, तो हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बट हम यूजर की इन्फॉर्मेशन ऐसे सेट नहीं कर सकते कि यूजर नेम पास कर दें या कुछ ऐसा। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है और वो ऑब्जेक्ट है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो इसी टोकन का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना है। तो पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। अब इसमें हमें 3 चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले पास करना होता है ये जो हमारा डेटा आया है बैकएंड से, उसको यहाँ पे पास कर दीजिए। सेकंड नंबर का जो पैरामीटर है उसमें पास करना होता है पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, बट हम पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नल कर देंगे। एंड तीसरे में पास करना होता है वो रोल या परमिशन जो स्पेसिफिक यूजर को दी गई हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे यूज करिए यूजर डिटेल ये डॉट गेट अथॉरिटीज। अब ये जो डिटेल हमें देगा उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, इसका नाम देते हैं ऑथ टोकन। ये हो गया। अब इसी ऑथ टोकन को हम सेट कर देते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ लिखिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। इसमें हमें गेट कॉन्टेक्स्ट पहले तो निकालना होता है, गेट कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को निकाल लेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इस ऑथ टोकन को सेट करना है। तो इसमें लगाइए डॉट सेट ऑथेंटिकेशन एंड इसमें पास कर दीजिए ऑथ टोकन। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, ये जो आपका ऑथ टोकन है इसमें और भी डिटेल आप अटैच कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट में, जैसे कि आईपी एड्रेस है या सेशन आईडी है, तो बहुत सारी चीज़ें अटैच हो सकती हैं। तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको नीचे कर दीजिए एंड यहाँ पे यूज करिए ऑथ टोकन डॉट सेट डिटेल्स। इसमें एक हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स। तो यहाँ पे हम वो ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं न्यू वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स एंड इसके पास होता है एक मेथड। तो उसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं बिल्ड डिटेल एंड यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन। इसको करिए एक लाइन में, इसको करिए नीचे और इसको करते हैं पीछे। इसको करिए सेव। यहाँ पे हमें इस ब्रेसेस को बंद करना पड़ेगा, स्मॉल ब्रेसेस को। अब ये हमारा पूरा काम हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, ये इसके बाद क्या करना होता है, जो भी ये आपका फिल्टर है, जो भी रिस्पॉन्स निकला है, इस फिल्टर ने जो भी फिल्टर किया है उस फिल्टर डेटा को आगे फॉरवर्ड करना होता है। मतलब अब आगे के फिल्टर काम करेंगे। तो आएंगे हम इधर और इसके नीचे लिखिए चैन डॉट डू फिल्टर। इसमें आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें देनी होती हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ लगाई सेमीकोलन। अब इसी तरह से हर फिल्टर में ये लाइन लिखी होगी, मतलब इससे पता चल जाता है कि इसको आगे भेजना है, इसको आगे फॉरवर्ड करना है। आगे या तो फिल्टर होगा दूसरा या फिर कंट्रोलर होगा। तो कंट्रोलर से पहले तक जो भी फिल्टर यूज होंगे उसमें ये चैन डॉट डू फिल्टर यूज होगा। इसको करिए सेव। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। आज आपको पता चला होगा कि कितना इजी होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो आप इस तरीके से अपने कोड में भी किसी भी प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो। अभी आगे की प्रोसेस भी हैं जिसको मैं अपकमिंग लेक्चर में कवर करूंगा।
तो अगर इस लेक्चर से आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको वॉच कर लो, आप उसको देख लो। अब इसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।